हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। इस लेक्चर में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कॉस्टिंग के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चैप्टर के बेसिक्स देखेंगे कॉस्टिंग के थोड़े से, इसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग, इसके बाद लेबर। मेरे अकॉर्डिंग इससे आपके कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही हैं पीएसयू एग्ज़ाम में। पीएसयू एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं बेसिक्स से। अच्छा बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प्स द मैनेजमेंट इन, क्या हेल्प करता है? एक तो इन्फॉर्मेशन देने में मदद करता है, एंड फिक्सिंग द प्राइस है। ये दोनों इसके आंसर हैं। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि मतलब प्रॉफिट क्या है, ये एक्टिविटी करना सही है नहीं है, कोई भी कॉस्टिंग में कुछ चीज़ कर रहे हैं या प्राइसिंग करनी है अगर हमें किसी प्रोडक्ट की, तो हमको पता चल सकता है ना हमको कि हमारी कॉस्टिंग कितनी है, उसी अकॉर्डिंग का हमने प्राइसिंग रखी जाएगी। ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की देता है, इन्वेंट्री वैल्यूज देता है। कैश फॉरकास्ट नहीं कर सकता, ये तो कैश फ्लो का काम है, अकाउंटिंग का काम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट? कॉस्ट बिहेवियर कौन कौन से होते? मैंने आपको पहले लेक्चर बताया, तो बिहेवियरल कॉस्ट कौन सी होती? फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो इसमें कह रहा है अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग, तो इसका आंसर है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आंसर है, क्योंकि कॉस्ट बिहेवियर, मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट बिहेवियर पे काम करती है, फिक्स वाली चीज़ नहीं लेती, वेरिएबल वाली चीज़ लेती मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मैं थोड़ा सा हल्का सा स्पीड में जाऊंगा, विथ कंसेप्ट आपको बताते जाऊंगा। आप ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि 3 साल की बीकॉम में जो आपने पढ़ाई करी है उस गति से मैं आपको ले जाऊं, क्योंकि मुझे भी समराइज़ करना पड़ता है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीज़ें लेके जानी है। मैं आपको 300 घंटे के लेक्चर बनाने हैं कि दूंगा, तो आप भी नहीं देख पाएंगे और मैं भी नहीं बना पाऊंगा उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको भी अपनी जिम्मेवारी स्वयं समझनी होगी। एन आइटम ऑफ कॉस्ट डेट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस, अगर किसी बिजनेस के लिए एक कॉस्ट डायरेक्ट है तो दूसरे के लिए भी इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूछा उसने, ये नहीं कि वेरिएबल फिक्स का नहीं पूछा। अगर फिक्स्ड बोलते हैं किसी के लिए तो दूसरे के लिए वेरिएबल होता। अगर किसी के लिए डायरेक्ट है तो दूसरे के लिए इनडायरेक्ट हो सकता है, किसी के लिए फिक्स्ड है तो दूसरे के लिए वेरिएबल हो सकता। पर इन्होंने डायरेक्ट के कंटेस्ट में पूछा। द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ये सब वेरिएबल होते हैं। पक्का बात, पक्का बात। कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, कुछ पार्टली पार्टली है तो सेम ही वेरिएबल। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द एडवांटेज फॉरगॉन। द एडवांटेज जो हमने छोड़ दिया, जो हमको कुछ फायदा होने वाला था वो छोड़ दिया, अब उस छोड़ने के बाद कोई और अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या चीज़ नहीं होती? कैश का जाना नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर मेरे पास 10,000 रुपये बैंक में रखे, 1,000 रुपये मैं कमा रहा था, बट मैंने क्या किया, 1,000 रुपये कमा रहे थे, मैंने उस पैसे को निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2,000 कमा रहा हूँ, 2,000 कमा रहा हूँ, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 2,000 कमाने की, 1,000 रुपये। तो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश का आउटफ्लो नहीं करती है, कैश फ्लो आउटफ्लो नहीं करती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज विथ चेंज इन प्रपोर्शनेटली, जैसे जैसे वेरिएबल, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा उसी के अनुसार बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगी। अप टू द सम प्रोडक्शन लेवल होता है कि 10,000 यूनिट तक हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो वो एक लिमिट तक अपना फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है, फिक्स ही रहती है। ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज विथ प्रोपोर्शनेटली, अगर 1 यूनिट बनाए तो 2 रुपये, 2 यूनिट बनाए तो 4 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट मतलब चेंज होती है प्रोपोर्शनेटली। और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रोडक्शन लेवल तक फिक्स ही रहेगी। वह दूसरा प्रोडक्शन लेवल आएगा तो उस पर उसके लिए फिक्स रहेगा, एग्रीगेट में हमेशा फिक्स रहेगी। डेप्रिसिएशन इज क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। द कॉस्ट डेट कैन बी आइडेंटिफाई विद कॉस्ट एंटिल इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं मोमबत्ती बना रहा हूँ तो मोम खरीदने का जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट होगा, जो बत्ती होगी वो इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि हम उस मोमबत्ती को कैसे जानेंगे? मोम से ही तो जान रहे हैं, मेन उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसकी मेन पहचान क्या है? मोमबत्ती, कैंडल। कॉस्ट इनकम इन पार्ट हैव नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर।
कॉस्ट इनकर इन पार्ट हैव नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट ये होती है, अगर मैंने माउस आज खरीदा है, आज से 5 साल पहले माउस खरीदा, तो आज मेरी स्टूडियो में यूज़ हो रहा है, आज मैं नया स्टूडियो डालने जा रहा हूँ लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए, तो क्या ये माउस मेरा कॉस्ट में आएगा? नहीं आएगा। मैं तो पास्ट में इनकर कर चुका हूँ, पास्ट में इस पर खर्चा कर चुका हूँ, अब काय को लेगा? अब मैं काय को इस आज नया स्टूडियो ले रहा हूँ, नया स्टूडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ी ना खरीदा, तो मैंने पहले ही खरीद लिया था, वो संक कॉस्ट होती है। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था, सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। कॉस्ट यूनिट फॉर केबल इंडस्ट्री की इज पर मीटर, पर मीटर होगी इसकी कॉस्ट यूनिट। यूनिट क्या हो सकती है, किस यूनिट में मेजर किया जाएगा, तो पर मीटर में किया जाएगा। टन किलोमीटर, टन किलोमीटर किसकी कॉस्ट यूनिट हो सकती है? किलोमीटर मतलब तो देखेंगे कुछ ट्रांसपोर्टेशन में है क्या? हाँ ट्रांसपोर्टेशन में है, अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वुड इंक्लूड वेजेस पेड टू ऑल द फॉलोइंग, टू ऑल द फॉलोइंग। डायरेक्ट लेबर, ये क्वेश्चन का कहना है कि इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट लेबर में नहीं आएगा? नहीं आएगा। जेनिटर, मशीन ऑपरेटर आएगा, क्योंकि भैया उसके बिना चलेगा नहीं। असेंबली लाइन वर्कर, कुछ काम चल रहा है फैक्ट्री में, तो वो तो रहेगा। जेनिटर होते केयर टेकर्स होते हैं, ये केयर टेकर्स मतलब गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं कंपनी में, उन सब के लिए केयर टेकर होता है, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वुड इंक्लूड वेजेस। इनडायरेक्ट लेबर में सब लोग आएंगे, इसमें पूछा इनडायरेक्ट लेबर में सब हैं, पर उनमें इसमें से एक कौन सा है जो इनडायरेक्ट लेबर नहीं है? तो इसमें से आंसर है मशीन ऑपरेटर। मशीन ऑपरेटर क्योंकि डायरेक्ट होता भैया, इनडायरेक्ट हो नहीं सकता। हैंडलर, स्टोर कीपर, फ्रंट लिफ्ट ऑपरेटर, ये सब इनडायरेक्ट में आते हैं। ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग, ओवरहेड में सब कुछ आते, पर इसमें से एक ऑप्शन है, उसमें से कौन सा नहीं आता ओवरहेड में? डायरेक्ट लेबर। वो तो डायरेक्ट ओवरहेड में क्यों आएगा? प्राइम कॉस्ट कंप्राइज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। में पहले बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 4-5 नंबर का इससे आ सकता है पेपर। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉस्ट सेंटर इज दैट, कॉस्ट सेंटर क्या होता है बेटा? कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉस्ट जितनी भी इनकर हो रही पूरी कंपनी के अंदर, उसका लेखा जोखा उसके पास ही रहता है। कॉस्ट सेंटर हेल्प मैनेजमेंट यूटिलाइज इन अ स्मार्ट वे बाय हैविंग अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर बीइंग यूज्ड। कॉस्ट सेंटर पता कर सकता है कि हमारा पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, क्या उसका यूटिलिटी आ रही है, किस मतलब किस किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि भैया अगर मैं मेरी कंपनी में पेन मतलब पेन मेकिंग है, तो पेन के लिए मेरा कितना खर्चा हो रहा है, मेरे को एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पड़ जाएगी कि मैं जो भी खर्चा कर रहा हूँ तो वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ आ सकता है कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। कॉस्ट सेंटर ये बताता है हमको। पहले वाले लेक्चर में कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर सेंटर और एक और मैंने बताया था, 4 सेंटर टोटल मैंने आपको बताया, तो देख सकते हैं वो लेक्चर जाके। तो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉस्ट सेंटर इज दैट इट हैज़ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज। इसकी सिर्फ बाउंड्री, इसकी क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज है, हाँ भाई, क्योंकि तुम्हें कॉस्ट से रिलेटेड ही काम करना, तुम इन्वेस्टमेंट में नहीं जाओगे, तुम प्रॉफिट में नहीं जाओगे। समझ रहे हैं आप चीज़? द टर्म कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड टू रिक्वायर। कॉस्ट क्या होती है? अगर मैंने कोई चीज़ पैसा खर्च किया अक्वायर करने के लिए, गुड और रिसोर्स के लिए, तो उसका कॉस्ट होता है। ये चीज़ मैंने पहले लेक्चर में बताया था। डायरेक्ट मटेरियल इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। कंपटीशन इन मार्केट इतना है कि भैया अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। कॉस्ट वगैरह कंट्रोल करने के लिए आपको कंपटीशन है, कॉस्ट कंपटीशन है मार्केट में, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको अपनी कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अक्रू टू कंज्यूमर, टू वर्कर, टू गवर्नमेंट, सबको मिलता है इसका फ़ायदा। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग बताया था मैंने, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट। अब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एम्प्लॉयज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग भी बिस्किट में बहुत बनता है, बिस्किट में। एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा, डायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलेंगे? इकट्ठा डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। Aggregate of prime cost in factory overhead is works cost. Salary paid to factory, salary paid to factory, salary paid to factory manager is an item of factory overhead. Cost incurred to convert raw material into finished good is a conversion cost. Sunk costs are not relevant in present decision, अभी बताया था मैंने. All cost other than direct expense are known as, all cost other than direct expense are known as, बताओ. Indirect expense, all cost other than direct
डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा और कौन सी होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मटेरियल प्राइसिंग है क्लोज टू करंट। मटेरियल, वो कह रहा मटेरियल जो आज मैंने मतलब मटेरियल, ये इनमें से वो मेथड पूछ रहा, ऐसी कौन सा मेथड है, मुझे वो मेथड बताओ जहां मटेरियल प्राइस है वो करंट प्राइस से मैच करे, करंट मार्केट प्राइस से मैच करे। तो लीफो, लीफो मतलब होता लास्ट इन फर्स्ट आउट। आज आया, आज 2 फरवरी को मटेरियल आया और 3 को निकल गया, लास्ट में आया सबसे पहले निकल गया ये, जबकि 1 फरवरी का मटेरियल रह ही गया बिजनेस में, बट 2 फरवरी का सबसे पहले निकाल दिया, तो मतलब 2 फरवरी का सबसे लेटेस्ट है और करंट मार्केट प्राइस से कहीं ना कहीं मैच करेगा नियर, लीफो यही होता है। डायरेक्टर रेमुनरेशन, ट्रेडर्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पैकिंग कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड होते हैं भैया, क्योंकि बिना पैकिंग के माल नहीं बेच सकते। बैड डेट आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरी, वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट डेट चेंज इन टोटल ईच टाइम एन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस और सोल्ड विद वेरिएबल कॉस्ट द पर यूनिट कॉस्ट स्टेज। वेरिएबल में देखो मैंने बोला था पर यूनिट हमेशा सेम रहती है, बट द मोर यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड द हायर द टोटल कॉस्ट। ऑल द टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। इसका आंसर है इन एग्रीगेट, क्योंकि पर यूनिट तो सेम रहेगी, पर यूनिट सेम रहती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन, इन एग्रीगेट चेंज हो सकती है टोटल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है। अब टेक्निक और मेथड्स में हम डिफरेंस समझते हैं। टेक्निक एंड मेथड, 2 मिनट लगेंगे इसको समझाने में। टेक्निक बेटा किसके लिए होती है, यूनिवर्सल रहती है, ये हर एक इंडस्ट्री सेम फॉर ऑल इंडस्ट्री, लाइक एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल, एबीसी, यूनिफॉर्मिटी, इसके बाद हिस्टोरिकल, स्टैंडर्ड, ये हर इंडस्ट्री में सेम रहती है। बट मेथड क्या होते हैं, मेथड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज रहते हैं, चेंज रहते हैं। लाइक सीमेंट के लिए, सीमेंट की जो मेथड रहेगी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में नहीं आ सकती है, कंस्ट्रक्शन में नहीं आ सकती। जो कंस्ट्रक्शन की मेथड है कॉस्टिंग की, वो हॉस्पिटल में नहीं आ सकती, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। समझ रहे हैं, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, 2 तरीके के मेथड में, 2 तरीके की मेथड ऑफ कॉस्टिंग में 2 तरीके होते हैं, ठीक है, एक गुड्स के लिए और सर्विस के लिए। सर्विस के लिए सीधा सीधा फंड है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। गुड्स के लिए क्या होता है बेटा, 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल मतलब बिल्डिंग जैसा, तो इसमें कौन सी आ जाती, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सीधी सी बात, हमने देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्डिंग वगैरह में देखा होगा, ठीक है। मूवेबल में क्या आ जाता है बेटा, 2 तरीके की चीज़ आ जाती, कैसे कैसे, कस्टमाइज, अगर आप अपने मन मुताबिक चीज़ बना रहे हो, कस्टमाइज, स्टैंडर्डाइज, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ही है। कस्टमाइज में क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग, वही मैंने समझाया था, जॉब अकॉर्डिंग टू, अब बड़ा प्रोडक्शन है तो बैच कॉस्टिंग कर लो। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या था, प्रोसेस एंड यूनिट कॉस्टिंग। इस तरीके से अपन ने ये चीज़ देख ली। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, सब आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा करेंगे वैसा उतना एफर्ट करके मैं भी चीज़ें कर सकता हूँ। अभी तक बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि एग्ज़ाम कब है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार, मतलब ये समझ लीजिए कि एक लाइव सेशन तक ले चुका हूँ, उसके बाद टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, ऐप पे डाल चुका हूँ, मैसेज भेज चुका हूँ बच्चों के पास। 4 फरवरी को आपकी परीक्षा है बेटा। ये कैसे पता चला, ये मेरी एनएफएल नहीं है, एनएफएल की वेबसाइट पे जाइए, कैरियर
हिंदी वाले बच्चे परेशान होते सर इंग्लिश में क्यों लिखते हो, तो देखो आज मैंने कैरियर हिंदी में लिखा है। कैरियर में जाके अकाउंट असिस्टेंट के टैब पे क्लिक करिए, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आएगा अप्लाई ऑनलाइन और नीचे लिखा होगा कि आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, 4 फरवरी को आपकी परीक्षा है। अप्लाई ऑनलाइन करना मतलब लॉगिन उसी से करना है, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन करने से आपको लॉगिन होगा, इधर से आपका लॉगिन होगा बच्चों, फिर यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लेंगे। बार बार बता रहा हूँ, मतलब आज भी कमेंट आते रहते बच्चों सब पेपर ही कहाँ है, आप तो झूठ बोल रहे हैं, नोट हमारे पास मेल ही नहीं आया। अरे भैया मेल नहीं आया, हम तो बता रहे हैं, मैसेज तो किया, यूट्यूब पे भी बता रहे हैं, थोड़ा सा तो रखो भाई। हमको भी इतने मैसेज आते मेरे पास, मैं एग्ज़ाम ही डेट बताता रहूँ, पढ़ाऊँगा कब। थोड़ा सा मतलब कर्टेसी थोड़ा सा अपन को भी रखना चाहिए कि सर ठीक है आप पढ़ाइए, एटलीस्ट हम इतना एफर्ट कर लेते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि लिखा है वहाँ पे जाइए, सर लिखा है पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते सर, वो तो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है थोड़ी ना है, नीचे की लाइन पढ़ो, साफ साफ लिखा, वो नहीं पढ़ेंगे, मेरे पास आएंगे हर चीज़ के लिए। ये चीज़ बहुत बुरा लगता है यार कि मैं पढ़ाऊँ या ये सॉल्व करता रहूँ, ये चीज़ें आप अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ पढ़ाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझो तो कुछ, तो इतना तो एफर्ट करो कि एडमिट कार्ड मैं प्रिंट निकाल के दे दूँ आपको, एटलीस्ट हैव सम एटिकेट्स कर्टेसी कि भाई सर को इतना परेशान नहीं करना चाहिए यार, इतने रात को 2-2 बजे कॉल कर देते हैं बच्चे, यार हम क्या करें यार भाई। इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है कि मैं पढ़ा, इसलिए लेक्चर नहीं डालता, फिर मैं लेक्चर डालना मेरा बंद होता, मैं दूसरों को बोलता था अपने अपने डालो, यार परेशानी क्रिएट करते हैं आप लोग, मैं मतलब परेशान हो जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज वेरियंस। कुछ लोग तो फास्ट फॉरवर्ड कर गए होंगे, जानता हूँ, फिर से वो फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर जाएंगे। ये जो मैंने अभी समझाई इतनी चीज़ ज्ञान दिया, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो मैसेज करेंगे सर डेट कहाँ है, सर कैसे पढ़ना है, सब कुछ डाला हुआ है बेटा टेलीग्राम में। जब भी डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में, उसको कहते हैं वेरियंस एनालिसिस, पढ़ा होगा आपने। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इज अ एक्चुअल कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग पूरा हिस्ट्री सभी से ले आते। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, पता करते हैं उससे। ट्रांसपोर्टेशन में ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला था, ऑपरेटिंग लगती है ट्रांसपोर्टेशन में। डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड, कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट चेंज विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट चेंज विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, पर यूनिट चेंज नहीं होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सही के लिए आप एक बार सोचें कि मैं सही बोल रहा हूँ। देखो मैंने अभी आपको घुमाया यहाँ, कितनी बार बोला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, बोला था, और आपने मुझे टोका नहीं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट चेंज विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है मेरे दोस्तों। टेलीफोन एक्सपेंस इज अ सेमी वेरिएबल, कुछ फिक्स होता है, कुछ अकॉर्डिंग टू कॉल्स जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज आर्ट एंड आर्ट साइंस एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ, नहीं मैनेजमेंट नहीं होगा इसका आंसर, ज़रा चेक करो आप, जल्दी जल्दी चेक करो इसका। कॉस्ट अकाउंटिंग इज आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग मैन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके लिए होमवर्क है वाला क्वेश्चन। कॉस्ट सेंटर मे बी लोकेशन अ पर्सन और आइटम और इक्विपमेंट ग्रुप ऑफ देयर। कॉस्ट सेंटर आपने पढ़ा था, कॉस्ट सेंटर, अगर नहीं है कॉस्ट सेंटर का पता आपको तो लेक्चर 1 में बताया है सारे सेंटर के बारे में। कॉस्ट सेंटर में भी लोकेशन अ पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, सब कुछ उसके अंदर आता है। जितना भी चाहे डिवीजन हो, एक मशीन से रिलेटेड एक मतलब एक चिंदी भी होगी ना छोटी सी, तो भी कॉस्ट सेंटर में वो आ जाती है। कॉस्ट कंट्रोल इज डिफाइंड ऑन द गाइडेंस। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस भी मैंने पहले लेक्चर में बताया कि कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव मेजर वेयर एज कॉस्ट रिडक्शन इज अ करेक्टिव मेजर। कॉस्ट कंट्रोल पहले से गाइडेंस दी जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। बताओ इसका आंसर। संक कॉस्ट बताया था, पास्ट में कर की थी। मशीन आवर रेट इन द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन पर आवर के रेट पे आती है। डायरेक्ट एक्सपेंस आर ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इफ देयर इज नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो क्या कहेंगे हम, पहले जल्दी ये देख लेते हैं। कॉस्ट शीट देखो, ये प्राइम कॉस्ट का फैक्ट्री कॉस्ट सब जोड़ के
वर्क्स कॉस्ट हुआ, वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हुए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपकी सेल्स वाली चीज़ नहीं है, सेल्स वाली चीज़ नहीं है, ये वाले एक्सपेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है और ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ कुछ भी नहीं दी गई है, तो क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल होगा फाइनल, यहाँ ये कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा होगा। वापस से देख लो, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल होगा ये लास्ट में टोटल, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं। देखिए इफ कॉस्ट ऑफ सेल अगर 100 रुपये का है हमारा कॉस्ट और सेल 90 की हो रही है, तो भैया लॉस ही तो होगा ये। स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट से एलिमेंट तो दिखते हैं भैया, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम को डायरेक्ट होता है, उसके बाद फैक्ट्री इनडायरेक्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो आते हैं उसके अंदर। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जैसा जैसा बढ़ेगा, जैसा जैसा करोगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल किस पे होता है? बिहेवियर पे के बेसिस पे तो होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल का डिफरेंशिएट। नहीं पता तो पहला वाला लेक्चर देखिए, उसमें बताया मैंने। डायरेक्ट एक्सपेंस आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी वेरिएबल बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ट्रांसपोर्ट। रेंट ऑन ओन बिल्डिंग इज द इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब कि आपकी जेब से नहीं है, आप रेंट ऑन ओन बिल्डिंग मतलब खुद के बिल्डिंग में ही काम कर रहे होगे, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोल सकते हो उसको कि जेब से नहीं गया है। व्हेन मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड ऑफ प्राइसिंग। जब मटेरियल प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? वेटेड एवरेज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेट चला जाता है, कौन सा कब लिया था उस तरीके से वो लोग मैनेज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल क्या है? लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क मटेरियल। बल्क में मटेरियल मंगाते हैं हम, तो टूटना तो बिल्कुल नॉर्मली है, पर एक्सीडेंट इज एन एब नॉर्मल। भैया जरूर थोड़ी कि ठुकनी गाड़ी, जरूरी थोड़ी आप केयरलेस ही हैंडल करोगे, ये आपका नॉर्मल में आता। नॉर्मल लॉस जो होता वो आपकी गुड इन्वेंट्री, जो सही सही सलामत इन्वेंट्री है, उसकी सर पे चार्ज कर दी जाती है उसकी कॉस्ट। स्टोर कीपर शुड इनिशिएट परचेज एक्विजिशन व्हेन स्टॉक रीचेज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल जब आ जाता है तो स्टोर कीपर इनिशिएट कर देता है कि भैया हमको, स्टोर कीपर बोलता कि भैया रीऑर्डर, जैसे रीऑर्डर लेवल आ जाता है उस समय वो ऑर्डर कर देता है। रीऑर्डर लेवल जैसे रीच करता है परचेज रिक्विजिशन वो भेज देता है कि भैया परचेज डिपार्टमेंट को भेज देगा। रीऑर्डर लेवल क्या होता है यहाँ समझो। व्हेन टू ऑर्डर, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या क्या होता है? हाउ मच टू ऑर्डर, मैक्सिमम स्टॉक, हाउ मच टू स्टॉक, मिनिमम एटलीस्ट कम से कम इतना रखना है, एवरेज नॉर्मली स्टॉक कैप, डेंजर कैप्ट फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी की सिचुएशन में रखें, बफर स्टॉक टू मीट सडन डिमांड, कोई सडन डिमांड आ गई बफर होना चाहिए। देख लीजिए आप कब करना चाहिए इनिशिएट, परचेज एक्विजिशन कब जाएगी? जब रीऑर्डर लेवल आएगा। रीऑर्डर लेवल क्या बताता है? कब ऑर्डर करना है, यही चीज़ तो ये बोल रहा है। गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर ही तो रिसीव करेगा। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो बल्क में कभी खरीदते हैं तो उस वजह से मिलता है। कैश डिस्काउंट क्या मिलता है? नगद पैसा दे दिया, आज आपने नगद पैसा दे दिया तो आपको कैश डिस्काउंट नॉर्मल मिलता है। बट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बल्क में खरीदा, वो अलग ही रहता है। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक क्या होता है? In other words, it refers to minimum quantity of a particular item of material that must be kept in the store at all the times. The fixation of this level act as safety measure. ये safety measure होता है, and hence it also known as safety stock और buffer stock. तो इसका क्या है? minimum stock level. Buffer stock क्या होता है? minimum quantity कितनी रखनी है। A return request to supplier for specified good at an agreed rate is purchase requisition. नहीं होगा, सोचिए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? 70 कहाँ गया अपना? रिटर्न रिक्वेस्ट टू अ सप्लायर फॉर स्पेसिफाइड, परचेज ऑर्डर दिए जाएंगे
ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन तो अंदर होती है अपनी, हम परचेज रिक्विजिशन कौन देता, स्टोर कीपर होता है, स्टोर कीपर परचेज रिक्विजिशन देता है, रिक्वेस्ट करता है, रिक्विजिशन किसको देता है, परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई खरीद के लाओ, खरीद के लाओ। तो परचेज डिपार्टमेंट भी फिर क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट जाता है, ऑर्डर बनाता है, ऑर्डर फिर कहता है सप्लायर को भेज देता, सप्लायर कौन, जो मटेरियल सप्लाई करने वाला है। A supply surprise physical checking is feature of Impress system, perpetual inventory system, ABC एनालिसिस। कुछ क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आप मेरे से कनेक्ट होंगे जब आपको इन दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर थोड़ा सा खुद भी सर्च करके आना। मैं बता दूं, सरप्राइज फिजिकल चेकिंग इज अ फीचर ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। अ परचेज रिक्विजिशन इज रेज्ड when stock of raw material has fall to। परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है, स्टोर कीपर बनाता है, स्टोर कीपर बनाता है परचेज रिक्विजिशन। कब बनाएगा, रीऑर्डर लेवल पे, रीऑर्डर लेवल पे ही बनाता, तो वही तो लिखा है व्हेन टू ऑर्डर। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, व्हेन टू ऑर्डर। नॉर्मल लॉस इज अ प्रोसेस अवॉइडेबल नहीं हो सकता, अनअवॉइडेबल होता। नॉर्मल लॉस को आप कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, गुड यूनिट पे चार्ज करते, मैंने बताया था। जो नॉर्मल लॉस होता है उसको हम, जो सही यूनिट बची है उसके सर पर रख दी जाती है, उतनी कॉस्ट उस पर लगा दी जाती है। परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट। बिन कार्ड, बिन कार्ड क्या होता है बेटा, आपकी फैक्ट्री रहती है, फैक्ट्री में मटेरियल्स होते हैं, स्टोर सब कुछ रहते हैं। बिन कार्ड क्या करते हैं, एक बिन बिन एक डब्बा 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 रख देते हैं, बहुत सारे डब्बा रहता है, सब में एक पर्टिकुलर नेचर का आइटम होता है, आइटम रख दी जाती है, वो कार्ड रहता है उसके अंदर, वो होता है बिन कार्ड। देखो, it is a quantitative record of inventory which shows the quantity of inventory available in particular bin. Bin refers to box, container, space where material are kept. Card is placed with each of the bin to record the detail of material like receipt, issue and return. ये क्वांटिटेटिव रहता है इसके अंदर, इसमें वैल्यू नहीं रहती, क्वांटिटी कितनी है ये रहती है। स्टोर कंट्रोल क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी, इसमें भी रहता है, पर इसमें हम फिजिकल चेकिंग अच्छे से कर सकते हैं, फटाफट हो जाती है, सारे बिन रहते हैं, अलग अलग नेचर के रहते हैं, पर इसमें इकट्ठा होता है। इट इज़ ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन बाय स्टोर डिपार्टमेंट फॉर एवरी आइटम फॉर मटेरियल। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ रिकॉर्ड विच शोज द ओवरऑल इन्वेंट्री। ओवरऑल इन्वेंट्री, ये क्या, अलग अलग इन्वेंट्री बताएगा, बिन अलग अलग, पर ये ओवरऑल बताता है। एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस में डाला जाता है। फीफो मेथड कहाँ सूटेबल होता है, जहाँ हमारा प्राइसिंग वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, फॉलिंग प्राइस में होता है। लीफो कहाँ होता है, जब राइजिंग प्राइस, क्योंकि हमको इकोनॉमिक मतलब करंट प्राइस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। रीऑर्डर लेवल कहाँ आता है, अब देखो पहले ये चीज़ समझते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, दिस लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में रहता है। रीऑर्डर लेवल कहाँ होता है, कब ऑर्डर हमें करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो क्या है, रीऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसके बाद ये ऑल्टरनेटिव देके रखा है रीऑर्डर लेवल को निकालने के लिए, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल की हमें पर्टिकुलर रखना ही रखना है, इतना स्टॉक तो रखना ही है। एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन की नॉर्मली इतना हमारा चार्ज, इतना हमारा कंजम्पशन होगा। एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, नॉर्मल पीरियड हमको रीऑर्डर करने के लिए। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच परचेज रिक्विजिशन इज मेड बाय स्टोर डिपार्टमेंट। रीऑर्डर लेवल कब होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, कब कितने लेवल पर इन्वेंट्री रीच हो जाएगी, तो स्टोर कीपर रिक्विजिशन बनाएगा, रिक्विजिशन बनाएगा ना, रिक्विजिशन बनाएगा, पर बताएगा भी तो भैया कितनी क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, EOQ से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, मिनिमम हमारी कॉस्ट लगती है इन्वेंट्री की। द साइज ऑफ एन ऑर्डर फॉर विच टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए हमारा।
ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी लगती है नॉर्मली ऑर्डर करने पर। कैरिंग कॉस्ट हमारी होल्डिंग रखी है, अगर आज मैंने ये पेन खरीदा 10 दिन तक रखे हूँ, इसको मैंने 10,000 का खरीदा तो 10 दिन मैंने रखा है, 10,000 की चीज़, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज होगा ना भाई, क्योंकि मैंने अपना पैसा ब्लॉक किया ना। अगर 10,000 रुपये और कहीं लगाता, बैंक में लगाता, तो कुछ तो मेरे को मिलता। उस तरीके से हमारी ब्लॉक जो इन्वेंट्री में जो पैसा हमारा ब्लॉक होता है, डेट इज कॉल्ड हमारी कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है। अब 4 अजम्पशन हैं, इसमें से एक एमसीक्यू बन सकता है। तो ईओक्यू का 4 अजम्पशन क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इधर आएगा, मैंने पर यूनिट लिख दिया था। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये सेम रहेगी। एंटिसिपेटेड जो भी आपको फ्यूचर में यूज़ करने वाले मटेरियल, उसका तुमको पता रहेगा। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल वो कांस्टेंट है और सबको पता है, अच्छे से पता। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली, द लीड टाइम इज जीरो। ये 4 अजम्पशंस हैं। लीड टाइम इज जीरो, उसका जो भी आप ऑर्डर करोगे वो तुरंत आ जाएगा आपको। इसका अजम्पशन है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी कैरिंग कॉस्ट बराबर रहेगी, जो यूज़ करने वाले हो वो आपको पता रहेगा। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल आपको पता रहेगा। उसके बाद जो क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो वो तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगी। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज री ऑर्डर। वैसे मेरे हिसाब से इतना डिटेल में नहीं जाएगा इतने फॉर्मूलेज, बट थोड़ा सा एक ऊपर से आप देख लीजिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा? री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम पीरियड मिनिमम री ऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम री ऑर्डर पीरियड। एवरेज इन्वेंट्री मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल और हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। ये इसका क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली। ये तो मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज कर दो या मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर पीरियड। The quantity of materials to be ordered at one time, EOQ. Bin card is used for verifying quantity. Normal loss. Loss due to fire theft are abnormal loss. The cost is not included in cost of production में कौन सी चीज़ नहीं आएगी? Abnormal loss नहीं आएगा। Directly cost clearly identify होती है। Prime cost can be called direct cost. Cost of material that can be identified direct. Repeat कितना हो रहा है? Indirect, overhead, ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब एग्रीगेट हो रहा है इनडायरेक्ट का, तो ओवरहेड। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितनी बार रिपीट होगा यार ये? इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट असर्टेन कॉस्ट यूनिट। भैया उसी की तो आ रही। कैरेज आउटवर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ कौन सा ओवरहेड? डिस्ट्रीब्यूशन। ईओक्यूज कैलकुलेटेड, क्या फॉर्मूला? 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट अदरवाइज कॉल्ड होल्डिंग, क्योंकि होल्ड रखेंगे इन्वेंट्री का। बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल, इसका आंसर जल्दी से देखिए। यहाँ हम लेते हैं पूरे 30 सेकंड का ब्रेक। चलिए, इसका आंसर बिल ऑफ मटेरियल हो गया। सरप्राइज फिजिकल चेकिंग परफेक्चुअली भी देख लिया। मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम इज कॉल्ड क्या होता है? जल्दी बताइए। मिनिमम लेवल अभी हाल मैंने बताया था, आपको समझाया था। क्या देखा था? मिनिमम लेवल प्लस प्लस जल्दी बताओ। आपने ऊपर देख भी लिया होगा, समझ में आ गया होगा। मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम इज कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। कैसे? मिनिमम कंजम्पशन प्लस लीड टाइम, ये देखो। मिनिमम स्टॉक लेवल एंड ये क्या था? मिनिमम स्टॉक लेवल
प्लस एवरेज एंड एवरेज का मल्टीप्लाई इक्वल टू री ऑर्डर लेवल। ईओ की तो होगा नहीं, मैक्सिमम तो होगा नहीं। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो मैक्सिमम का री ऑर्डर माइनस ये, तो बेटा ये होगा ही नहीं। तो ये है री ऑर्डर लेवल का था, देखा था सेकंड वाला फॉर्मूला की मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज आपका ऑर्डर टाइम। तो लीड इसका री ऑर्डर लेवल, इफ मिनिमम स्टॉक लेवल इज 3000 एंड री ऑर्डर, हमने क्या देखा था, एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक निकालना है। सेकंड वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास, मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर, मिनिमम स्टॉक एंड हाफ ऑफ री ऑर्डर 1000, तो 1000 ये 3000 ये, तो 4000 ये हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला देखा था, अभी आप घूम जाओगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बिन का आर्टिकल, इधर कौन सी चीज़ गलत दी हुई है। रिकॉर्ड क्वांटिटी ओनली कीप इनसाइड द स्टोर, रिकॉर्ड वैल्यू, वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करता भाई, ये यही तो उसका दर्द है। द बेस ऑफ एबीसी एनालिसिस, एबीसी क्या होता है, वैल्यू के हिसाब से होता है। एबीसी जो हमारा एबीसी कैटेगरी में इन्वेंट्री कंट्रोल की जाती है, कैसे होता है देखो, हमारा ए कैटेगरी में क्या होता है, 10% ऐसी इन्वेंट्री होती है वो इक्वल टू 70% ऑफ, सपोज 100%, 100 रुपये की वैल्यू है, इन्वेंट्री है कोई, उसमें से 10% ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी वैल्यू 70% तक हो रही, वो ए कैटेगरी की इन्वेंट्री होती है। अगले क्या होते हैं, अगली वैल्यू, ये वैल्यू होती है 70% वैल्यू, 70% इन्वेंट्री की वैल्यू 10% नंबर ऑफ इन्वेंट्री में रहेगी, ये बी टाइप में आता है। फिर ये सी में 10, ए बी सी एनालिसिस ये कहता है, ये इतना ही समझ लो। इन डिसाइडिंग द ईओक्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मिनिमम। परचेज रिक्विजिशन ऑब्टेन करने के बाद परचेज ऑर्डर बना था परचेज डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन मिलती है, उसके बाद ही तो वो बनाएगा परचेज ऑर्डर। ओवर स्टॉकिंग, अगर आप ज़्यादा स्टॉक करके रखोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी ना। मटेरियल रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है, स्टोर कीपर। परचेज ऑर्डर बनाता है परचेज डिपार्टमेंट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो ऑथराइज करता है स्टोर कीपर कि भैया बना दो। लेब इज द सेकंड मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें से पहला एलिमेंट क्या होता है, मटेरियल होता है सबसे बड़ा एलिमेंट, उसके बाद लेबर सेकंड एलिमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटेड। चलो हम जरा ये समझते हैं पहले, टाइम बेसिस पेमेंट आर नॉट गारंटेड। हासले और रोवन प्रीमियम प्लान है जिसमें टाइम बेसिस पे पेमेंट मिल जाती है आपको, प्रीमियम प्लान टाइम के बेसिस पे मिल जाता है। बट टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में एफिशिएंसी बेसिस पे काम चलता है, कि जो आपकी एफिशिएंसी पे होता है। एफिशिएंसी में कौन कौन सा आता है बेटा, टेलर आता है, गैंट्स आते हैं, ये इनके अंडर आते हैं एफिशिएंसी के अंदर। ये प्रीमियम मतलब ये टाइम बेस्ड है, हासले और रोवन इज अ टाइम बेस्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रीमियम मिल जाता है। और टेलर में क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी बेसिस में चलते, समझ लेते हैं हम, इनको पूरा मैंने देके रखा है। तो हासले प्रीमियम प्लान क्या कहता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, जो आपने टाइम लिया है 2 घंटे लिए हैं, 10 रुपये रेट है, इतना आपने काम किया, अच्छी बात है। फिर अगर आप 4 घंटे लेने थे, 4 घंटे सिर्फ आपको लेने थे, पर आपने लिए 2, टाइम टेकन 2, उसके बाद टाइम रेट कितना है ये 50% ऑफ टाइम सेव, मतलब आपने 2 घंटे सेव किया, तो कितना हुआ 1 घंटा इंटू 10, 20 प्लस 10 इक्वल टू आपका टोटल वेजेस हो जाएगा। ये देखो पूरा टाइम के बेसिस पे चला है। इसके बाद रोबन क्या बोलता है, रोबन बोलता है टाइम टेकन रेट प्लस टाइम सेव कितना हुआ है, टाइम अलाउ कितना किया था आपने, टाइम कितना से मतलब आपने टाइम टेकन कितना हुआ 2 हुआ, रेट कितना है 10, देखो 20, फिर इसका कितना होता बेटे, इसका देखो, इसका इसका भी 30 आ गया। अंडर रोवन सिस्टम द बोनस इज दैट प्रपोर्शन किसका, प्रपोर्शन ऑफ टाइम वेजेस एज टाइम सेव्ड बी एस टू स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव्ड एंड दिस इज स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज स्टैंडर्ड टाइम।
एंड टाइम सेव BS टू टाइम स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, ये आपने निकाल दिया भैया, आपने एक रेशियो निकाल के रख दिया, इतना आपको हम बोनस, ये पार्ट अपना नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपको वेज मिलेगा इतना। वापस से देखिए, ये नॉर्मल वेज आपको मिलना नॉर्मल है। इसके बाद ये आपका प्रीमियम है, कैसा प्रीमियम कैसे दे रहा है वो, स्टैंडर्ड टाइम कैसे दे रहा है कि टाइम सेव BS टू टाइम अलाउड, मतलब स्टैंडर्ड टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद ये आपका प्रीमियम का हो गया, इतना आपने रेशियो निकाल दिया, फिर आपने कितना टाइम लिया, 2 घंटे लिए, फिर रेट इसका 50% तो वैसे ही कर दिया हमने, देखो जब मतलब मैंने इस एग्जाम्पल के तहत समझाया, बस ये है। Under Hasley, a standard time is fixed with for each. If there is no saving on the standard time allowance, the worker is paid only जो भी उसका वो रहेगा। If however he does the job is less than standard, he gets a bonus equal to 50% of the, इसमें 50% मिलता है, हासले में 50% मिलता है, क्योंकि इधर डिसाइडेड ही करके रख दिया, यहाँ डिसाइड कर दिया तुम जितना भी टाइम सेव करोगे उसका 50% ले जाओ। और तो हासले में हमने सीधा बोल दिया 50% हासले में मिलेगा, हासले प्रीमियम प्लान में। इसके बाद रोवन में क्या बोलता है, टाइम सेव BS टू स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, उसके प्रपोर्शन में हम आपको देंगे, बस बात खत्म। इसके बाद आता है पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट और पीस रेट में क्या डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूँ। इसका पीस रेट में कौन कौन सा आता है, टेलर, उसके गैंट्स। टेलर क्या बोलता है, दो पीस रेट सिस्टम डिफाइन करके रखे हैं। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट वर्क सिस्टम एफिशिएंसी बेसिस में काम करते हैं, दैट इज 83% ऑफ पीस रेट इज गिवन टू वर्कर व्हेन इट्स हिज एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। 100% से एफिशिएंसी रेट कम होगी तो 83% ही मिलेगा। अगर उसकी एफिशिएंसी 100% से कम है तो पीस रेट का 83% हम अपने वर्कर को पे करेंगे। एंड हायर अगर 125% इफ एंड हायर रेट विच 125% ऑफ पीस रेट इज ऑफर्ड एट एफिशिएंसी, अगर आपकी 100 से अधिक एफिशिएंसी है तो 125% आपका एक 125% ऑफ पीस रेट आपको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जब 100%। तो हमने क्या सीखा है टेलर में, टेलर हमारा पीस सिस्टम पे काम करता है। टेलर क्या बोलता है, 100 से कम है एफिशिएंसी, 100% से कम है एफिशिएंसी तो 83% ही पीस रेट मतलब इसका वेज होता है पीस रेट के हिसाब से। अगर 100% से प्लस है इसकी एफिशिएंसी तो इसको 125% ऑफ पीस रेट दे दो। इसके बाद गैंट भी होगा यहीं पे आसपास मैंने डाल के रखा। हाँ, ये गैंट टास्क सिस्टम क्या है, ये भी एफिशिएंसी बेसिस पे काम करता है। कैसे है, इफ़ द वर्कर टेक्स मोर देन स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट देन हिज एफिशिएंसी, अगर 100 से कम है उसकी एफिशिएंसी तो उसको हम सिर्फ टाइम वेज देंगे, जितना टाइम काम किया उस हिसाब से तो पैसे ले ले। इफ़ द वर्कर कंप्लीट द टास्क विद इन स्टैंडर्ड टाइम देन हिज एफिशिएंसी इज 100%, अगर 100% है उसकी एफिशिएंसी विद इन टाइम कर दिया उसको 20% का बोनस दे दिया जाएगा। ये 100 मतलब 99% है तो सिर्फ टाइम वेज, अगर 100% है तो 20% आपको बोनस मिल जाएगा यहाँ पे। इफ़ द वर्कर टेक्स लेस देन स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, अगर 101% एफिशिएंसी है तो हायर पीस रेट पे मिलेगा, टाइम रेट भी मिलेगा प्लस बोनस भी मिल जाएगा उसको, हायर पीस रेट मिल जाएंगे। अगर क्या चीज़ देखी हमने पीस रेट में, दो चीज़ देखी देखो, एक तो टेलर ने बोला अगर 100% से नीचे है आपकी तो 83% हम पीस रेट देंगे, 100% से प्लस एफिशिएंसी तो 125% देंगे पीस रेट का। उसके बाद गैंट्स बोलता है कि 100% अगर आपकी 100% से नीचे टाइम का मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, 100% के बराबर है तो आपको 20% बोनस ले लो। अगर 101% एफिशिएंसी है आपकी तो आपको हायर पीस रेट हम ऑफर कर देंगे। उसके बाद हमने प्रीमियम प्लान में टाइम रेट मतलब प्रीमियम प्लान जो देखा हासले रोवन का वो टाइम रेटेड है, तो हासले में क्या बोला 50% ले लो, रोवन क्या बोलता टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट, तो ये आपका प्रीमियम हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है देखो पढ़ो एक बार, डिफरेंस
पीस रेट में क्या होता है बेटा कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होता है, आइडल टाइम होने का कम क्षमता रहती है, क्योंकि पीस रेट एफिशिएंसी पे काम करता है। आप ज़्यादा टाइम लोगे तो एफिशिएंट नहीं रहोगे आप, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी वगैरह क्वालिटी वाला वर्क हो जाता है, नहीं होता है। पीस रेट में क्वालिटी ऑफ वर्क अश्योर नहीं हो पाता, क्योंकि एफिशिएंसी मेंटेन करनी पड़ती है, बट टाइम रेट में क्वालिटी ऑफ वर्क हो जाता है। इतना याद रखो बस, टाइम रेट में क्वालिटी ऑफ वर्क इसलिए हो जाएगा क्योंकि एफिशिएंसी नहीं दिख रहा है, वहाँ खतरा रहेगा उसको एफिशिएंसी में कि भैया मेरी एफिशिएंसी कम हो गई तो पैसा कट जाएगा। तो उसका आंसर क्या था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटेड? टेलर पीस वेट में टाइम वेजेस नहीं गारंटेड नहीं रहते, आपकी एफिशिएंसी बेसिस पे काम चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुटेबल वेयर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क आर प्राइमरी इंपॉर्टेंट? तो टाइम रेट सिस्टम सोच लीजिए एक बार।